मनोवृत्ति एवं अभिरुचि में क्या, ठीक है ना, क्लियर। देखिए कहीं कहीं जैसे कई बच्चों को वो होगा, कंफ्यूजन होगा। हमने आपको जो बताया है वही चीज। जैसे अभिरुचि को कई कई जगह अभिक्षमता लिखा रहता है, ठीक है ना, अभिक्षमता। तो ये ध्यान दीजिए, अभिक्षमता यानी एबिलिटी, लेकिन यहाँ बात वही है कि अभिरुचि क्या है और अभिक्षमता दोनों हम लोग एक ही मानते चलते, यहाँ आपको यही जानना, ठीक है ना, क्लियर। कई कई किताबों में थोड़े बहुत लिटिल बिट अंतर दिए रहते हैं, लेकिन बोथ आर द सेम कंसेप्ट, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रख के हमको चलना है। अभिरुचि यानी हमारी क्या हुई, ये एप्टीट्यूड, अभिक्षमता ये भी एप्टीट्यूड ही है, लेकिन समटाइम्स इट इज एबिलिटी, और एबिलिटी दोनों ही है, दोनों ही है। जो हमें प्राकृतिक रूप से एबिलिटी प्राप्त अपनी योग्यता है जानने, समझने, सोचने की, जिसमें हम अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रुचि अभिरुचि हो जा रही है, ठीक है ना, क्लियर, वही चीज़ है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो। और अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि अभिवृत्ति देखने से नहीं लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक टर्म है, लेकिन मनोवृत्ति लग जा रहा है कि ये दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टर्म, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे ही आगे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनोवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर है। एक सिविल सेवक के लिए दोनों में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है, अभिवृत्ति और अभिरुचि में अंतर बताना है, और सिविल सेवक जो कि आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, भविष्य में होंगे, ठीक। तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए कि अभिरुचि, अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड की, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, ठीक है ना, क्लियर। ध्यान दीजिए, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि दोनों किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक। फिर भी एक सिविल सेवक जिस पर लोक संसाधनों, ठीक है ना, यानी पब्लिक रिसोर्सेज के प्रबंधन, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एवं अनुकूलतम उपयोग, ठीक है ना, मतलब अडेप्टेबल यूज जो उसका हो की जिम्मेदारी है, के लिए इनका महत्व और भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृत्ति जानिए, अभिवृत्ति हमने बता दिया कि एक मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रतिक्रिया है, जिसमें 3 संदर्भ लिए जाते हैं, एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव और एक हमारा बिहेवियर, ठीक है ना, क्लियर। मतलब हम लोग एक संज्ञानात्मक यानी ज्ञान आधारित यानी जानकारी आधारित पक्ष लेते हैं, एक हमारा क्या है, भावनात्मक है, इमोशनल है, अफेक्टिव है, और तीसरा हमारा क्या पक्ष है, बिहेवियर, ठीक है ना, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या कि आप भाई समर्थन में है कि आप किस में हैं, विरोध में, ठीक है ना, आप ले रहे हैं इन चीज़ों को, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, व्यवहार कैसा है, फंक्शनल कैसा है, कार्य आपका कैसा है, ठीक है ना, ये हम लोग लेंगे। तो वही दिया है कि एक विशेष स्थिति, व्यक्ति, घटना, विषय आदि के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, लेकिन अभिरुचि क्या है, एक निश्चित स्तर पर, मतलब एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म मान लीजिए, एक निश्चित स्तर है, एक निश्चित प्रकार का काम करने की योग्यता है, ठीक है ना, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया गया कि आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है ना, क्लियर। आप कितना अच्छा काम कर रहे हो अपने स्तर पर, एक निश्चित क्या दे दिया गया, एक स्तर दे दिया गया, एक स्टेज दे दिया गया, उस स्टेज पे आप एक निश्चित प्रकार का काम कैसा कर रहे हो ये निर्भर करता है। ये हमारा क्या है, ये हमारी एबिलिटी कहलाती है, एबिलिटी से संबंधित है, योग्यता से संबंधित है, एंड दैट पर्टिकुलर इज एप्टीट्यूड। यही आपका क्या है, एप्टीट्यूड, ठीक है ना, क्लियर। आगे यह चरित्र या गुणों से जुड़ा हुआ है, भाई जाहिर सी बात है, डिफाइन कर रहा है, आपने सत्य बोलने की अभिवृत्ति है तो आपके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक पक्ष, हमारा मनोविज्ञान आपके लिए तैयार होगा या हाँ ये सत्य बोलने वाला, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, 50 चीज़ों में आप 49 सुबह से शाम क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो हमारा मनोविज्ञान आपके लिए कैसा तैयार होगा, तो मतलब आपका एक चरित्र निर्माण हो रहा है,
ठीक है ना। कॉलेज वाले भी आपके पढ़ने के बाद जब आप 12 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं। 3 साल किसी कॉलेज में प्रस्तुत होते हैं और निकलते हैं तो वहाँ भी क्या दिया जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो वो आपकी अभिवृत्ति का सूचक है। वो किसका सूचक है, अभिवृत्ति का सूचक, ठीक। लेकिन आपने किसी क्लास में कैसा परफॉर्म किया ये आपका क्या है, एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ ये अंतर आ जाता है। यहाँ क्या है, यह प्रतिभा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। आगे आइए, अभिवृत्ति का संबंध मानसिक अवस्था से। भाई मनोविज्ञान है तो मानसिक अवस्था से ही रिलेटेड, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा इसमें क्या है, अभिरुचि का संबंध मानसिक के साथ साथ भौतिक अवस्था से भी है, ठीक है ना, क्लियर। मानसिक का मतलब क्या, हमारी भाई अभिरुचि है, हमारा दिमाग भी तेज है, ठीक, लेकिन हम गणित नहीं लगा पा रहे। क्या है, हमारा दिमाग भी क्या है, बहुत तेज है। इतना तेज है कि मतलब कोई भी चीज आपको तुरंत क्या, जिसको कहा जाता है वाक्पटु, आप वाक्पटु अच्छे हो, अच्छे वक्ता हो, दिमाग आपका बहुत तेज है, बहुत शार्प है, लेकिन आप गणित के सवालों को नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो ये क्या, हाँ वहाँ हमारी रुचि नहीं है, भौतिक ओर से होना चाहिए, ठीक। तो वही चीज का है कि साथ साथ भौतिक अवस्था से भी है। क्या आगे आ जाइए, इसमें क्या है कि यह अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या, परमानेंट है। भाई मैंने बता दिया था इसको पढ़ाते समय कि ये बहुत कठिन जाता भी है तो बड़ी कठिनाई से जाता है, क्योंकि इसका एक पक्ष नहीं है, इसके 3 पक्ष हैं। ज्ञान भी है, भाव भी है, व्यवहार भी है, क्रिया भी है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मानसिक प्लस भौतिक है, ठीक। अपेक्षाकृत अस्थायी है, फिर भी अभिवृत्तिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं द्वारा अवांछित अभिवृत्ति को बदली जा सकती है। जैसे भ्रष्टाचार ही मैंने बताया था, ठीक है ना। भ्रष्टाचार है कि आप बहुत सत्यनिष्ठ हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट आपको दे दिया गया तो आप क्या हो जाओगे, भ्रष्टों के साथ रहते रहते भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओगे। जैसे आप ही का व्यवहार है, आप देखते होंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का हर में रोल ज़्यादा होता है, यानी इंडेक्सिंग उनकी अच्छी होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। मतलब एक आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ले लीजिए, कौन सा, करप्शन इंडेक्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक संस्था है तो कौन सा इंडेक्स निकालती है, करप्शन इंडेक्स, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक, ठीक है ना। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स आता है एक अलग, उसमें भी फिनलैंड का नाम ही हो गया फनलैंड, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है ना, क्लियर, मतलब हैप्पी रहो। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, हमेशा पॉजिटिव लिए हुए, ठीक है ना, पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब नो करप्शन, हैप्पीनेस ऑलवेज, ठीक है ना। भारत में आ जाइए, भारत को जो संस्था है, हम अपना व्यक्तिगत नहीं बता रहे हैं, जो सूचकांक ने बताया है उसके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। सूचकांक ने भ्रष्टाचार सूचकांक में मान लीजिए 130वां स्थान दे दिया, करप्शन इंडेक्स में या समथिंग कुछ भी दे दिया, ठीक। यानी भारत के लोग ज्यादा भ्रष्ट हैं अपेक्षाकृत किसके, वहां के। अब किसी भारत वाले को, भारतवंशी को भेज दिया गया कहाँ, वहां जहां का ट्रांसपेरेंसी सूचकांक जो है, भ्रष्टाचार सूचकांक जो है वो काफी अच्छा है। इसका मतलब वहां का माहौल मिला अच्छा, चीजें वो हुई, तो क्या उसकी मनोवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी, जाहिर सी बात है बदलेगी। तो मतलब ये क्या है कि ये अस्थायी होती है, लेकिन ये अवांछित अभिवृत्ति को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए, ये दिया गया है इसमें प्रशिक्षण यानी एप्टीट्यूड में प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के द्वारा परिवर्तन एवं विकास किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है
और विकास भी किया जा सकता है, ठीक है ना, किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है ना, ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक, आगे आइए। एक सिविल सेवक के लिए दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि एक सकारात्मक अभिवृत्ति सिविल सेवक में अपनी सेवाओं के बेहतर उपयोग के साथ साथ लोगों के कल्याण करने की अभिरुचि भी विकसित करता है। इसके बाद आगे दिया है इसी में क्या, ये देखिए, उदाहरण के लिए दिया है कि हाल ही में एक आईएएस अधिकारी ने, ठीक है ना, हाल ही में एक आईएएस अधिकारी ने केरल बाढ़ के दौरान स्वैच्छिक रूप से राहत सामग्री जुटाने का कार्य किया, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ इस अधिकारी में लोगों तक पहुंचने और उनकी मदद करने की क्या दिखी? अभिवृत्ति दिखाई देती है, ठीक है ना, क्लियर, कि भाई उसने क्या किया? आईएएस अधिकारी ने स्वैच्छिक रूप से, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, ठीक है ना, क्या किया? राहत सामग्री जुटाने का प्रयास किया और कार्य भी किया उस चीज के। तो यहाँ क्या उसकी अभिवृत्ति दिखी? पॉजिटिव उसकी अभिवृत्ति दिखी, हेल्पिंग नेचर, ठीक है ना, क्लियर। आगे ये दूसरा उदाहरण, केरल के अंदर का एक और आईएएस अधिकारी द्वारा करुणा, कोझिकोड, फ्रीडम कैफे, तेरे मेरे बीच में आदि पहले यानी इनिशिएटिव्स, ठीक है ना, जिला प्रशासन और नागरिकों के मध्य रिश्तों में सुधार के लिए शुरू की गई, ठीक है ना। ये क्या शुरू किए गए? इनिशिएटिव्स शुरू किए गए, पहले शुरू किए, ठीक है ना। इसके लिए सोशल मीडिया का अनुकूलतम उपयोग किया गया। यहाँ यह अधिकारी की अभिरुचि का परिचय है, ठीक है ना, क्लियर। अंतर आप खुद समझ रहे हैं। यहाँ क्या है? टोटल मनोविज्ञान है कि उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे बाढ़ आई है, मुझे क्या करना चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए। हम पता चले सरकार की इच्छा का इंतजार कर रहे हैं, सरकार की सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर के हम मदद करेंगे, तो ये हमारा अभिवृत्ति नहीं कहता है, ठीक है ना। उसकी अभिवृत्ति क्या कही? कि हेल्प करो, ठीक है ना। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, तो वो उसकी अभिवृत्ति दिख रही है। लेकिन यहाँ इन्होंने इनिशिएटिव्स चलाया विद द हेल्प ऑफ सरकार, ठीक, विद द हेल्प ऑफ सरकार। आपने 3-4 इनिशिएटिव चलाए। पहला क्या चलाया? करुणा कोझिकोड, दूसरा चलाया फ्रीडम कैफे, तीसरा चलाया तेरे मेरे बीच में, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि इन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई, क्या दिखाई? योग्यता दिखाई, ठीक। जाहिर सी बात है कि इनका ये कार्य कहीं ना कहीं प्रशिक्षण से संबंधित है। इनको इससे पहले प्रशिक्षित किया गया होगा, जिसमें इन्होंने अपनी रुचि दिखाई हो, इसमें अपनी योग्यता बनाई हो, तब जाकर के डेवलप हुआ है क्या? मतलब मनोवैज्ञानिक अलॉन्ग विथ फिजिकल, ठीक है ना। मतलब हमारा मनोविज्ञान प्लस भौतिक स्वरूप दोनों ही क्या है? शामिल है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अभिरुचि, ठीक है ना, एप्टीट्यूड। आगे आइए। अच्छा, सोशल मीडिया भी क्या कर रहा है? अनुकूलतम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। वहां की भी एबिलिटी वो भी सिखाई जाती है, सीखी जाती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हमने रख दिया। एक व्यक्ति अपने अच्छाइयों से पूरे विश्व में फेमस हुआ। एक व्यक्ति ने क्या किया? एक ऐसा डांस किया जो पूरे विश्व में क्या हो गया? सोशल मीडिया से फेमस हो गया। अभी कुछ दिनों पहले कच्चा बादाम चला था, ठीक है ना। जिसको देखिए वही कच्चा बादाम था, देखा, क्लियर। एक और सेल्फी वाला चला था, ये मैं हूँ, ये मेरी फोटो है, और ये क्या है? हाँ, बारिश हो रही है, अच्छा पार्टी हो रही है, ठीक है। देखिए इन पे सोशल मीडिया का ज्यादा ही प्रभाव है, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये क्या है? ये सोशल मीडिया में तुरंत अपनी एबिलिटी के कारण वो क्या हो गया? फेमस हो गया। एक्टिव था वो, उसकी क्या है? एबिलिटी है। क्या वहां मनोवैज्ञानिक पक्ष है? मनोवैज्ञानिक पक्ष है, लेकिन साथ में टेंजिबल
इफेक्ट्स भी है, ठीक है ना, क्लियर। वहां भौतिक स्वरूप भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव होना आना चाहिए, ठीक है ना। हाउ टू फेम योरसेल्फ इन अदर्स एंड हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ये आपको आना चाहिए। तो दैट पर्टिकुलर शोज क्या, योर एबिलिटी, आपकी योग्यता को बता रहा है। किसको बता रहा है? योग्यता को बता रहा है। जब योग्यता को बताएगा तो कहीं ना कहीं भौतिक स्वरूप भी आ रहा है, ठीक है ना, वहां प्रशिक्षण आ रहा है, ठीक। आप क्या है, महात्मा गांधी ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए या कोई भी ऐसा ले लीजिए। जैसे आपने उनको देख लिया, जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था तो गांधीवादी नेता कौन थे? अन्ना हजारे, ठीक है ना, अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे ने क्या कहा कि मैं सोशल मीडिया में फेमस हो जाऊं? नहीं, उनकी वो अभिवृत्ति थी, उनकी वो क्या थी? अभिवृत्ति थी। वो क्या हुए? अपने कार्यों की वजह से क्या हो गए? फेमस हो गए। उनमें उनका 3 एक्शन आया, एक क्या कॉग्निटिव भी आया, एक हमारा इफेक्टिव भी आया यानी इमोशनल फेज, और तीसरा हमारा बिहेवियरल या हमारा फंक्शनल फेज। उन तीनों फेजों को लेकर के हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये चीजें आ जाती हैं। अगला उपरोक्त उदाहरण यह स्पष्ट है कि एक सफल सिविल सेवक के लिए समाज में सेवा प्रदान करने हेतु तो अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों ही आवश्यक। अब देखिए क्या क्या है, ये अभिवृत्तियां हैं और ये क्या है? कौशल। जो कौशल आया है किससे? एप्टीट्यूड से, ठीक है ना, क्लियर। आत्म प्रेरणा, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड दोनों हो जा रहे हैं, ठीक है ना। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक। ये किससे आ रहा है? अभिवृत्ति ऐसी आ रही है, ठीक है ना। आप एग्जाम में जा रहे हो, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष मजबूत नहीं होगा तो लाख खाप पढ़ करके जाइए, पास होने वाले नहीं होंगे। कहा जाता है, जैसे आप लोग इनोवेशनल या मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे तो उसमें ये कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो आधी परीक्षा आपने ऐसे ही पास कर, बाकी आपकी आधी तैयारी। दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म, आशावाद। उसको क्या कह रहे हैं? आशावाद। और आशावाद भी कहाँ से आ रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस से आ रहा है, आत्मविश्वास से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आगे आइए, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी आपकी आ गई, ठीक। आशावाद आ गया, ऑप्टिमिज्म, सहयोग, हेल्पिंग नेचर और प्रतिबद्धता, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये चीजें जो है ये आपकी क्या दर्शा रही है? ये अभिवृत्ति दर्शा रही है। आपकी क्या दर्शा रही है? अभिवृत्ति दर्शा रही है। लेकिन हमारा कौशल यानी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हमने अभी आपको एक वर्ड में बताया, वाक्पटु, बोलने में निपुण, वक्ता, अच्छा वक्ता, ठीक है ना। तो अच्छा वक्ता का मतलब क्या? संवाद, डायलॉग, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। अंतरवैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है ना, अंतरवैयक्तिक संबंध, तर्क, रीजंस जो देता हो, दैट वन इज तार्किक, लॉजिक्स, ठीक है ना। लॉजिक्स जो आपके हैं वो होने चाहिए सही, ठीक है ना। ये आपका कौशल है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद लक्ष्य निर्धारण, टारगेट या ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कौशल डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? कौशल डिफाइन कर रहा है। तो मतलब दैट वन इज डिफरेंस बिटवीन कहाँ? ये एक आपका हो गया एटीट्यूड और एक आपका क्या हो गया? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका कहाँ से आएगा? आपकी योग्यता से आएगा। योग्यता यानी दैट पर्टिकुलर इज योर एबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें दो पक्ष है, मनोवैज्ञानिक एज वेल एज फिजिकल, ठीक है ना। आपका एक क्या है? एक साइकोलॉजिकल है, एक हमारा क्या है? फिजिकल। दोनों पक्ष आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही पक्ष हमारे आ रहे हैं, ठीक। ये जो पक्ष है ये हमारे पर्टिकुलर ट्रेनिंग से तैयार होता है, सिखाया जाता है, हम सीखते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? सीखते हैं। सीखते तो ये भी हैं,
ठीक है ना। लेकिन इनमें कुछ जन्मजात भी हैं, इनमें क्या है, जन्मजात कौशल भी होता है, ठीक है ना। कौशल अगर देखा जाए, एप्टीट्यूड देखा जाए, तो एप्टीट्यूड हमारा जन्मजात है, हमने पढ़ा था डिफरेंस में एक बार, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमारा जन्मजात भी है, लेकिन ये जो है ये हमारा जन्मजात नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हम सीखते हैं, ठीक। इसमें क्या है, इसमें हम लोग 3 पक्ष ले रहे हैं अभिवृत्ति में, ठीक है ना। इनमें 3 पक्ष, एक कॉग्निटिव, एक इमोशनल और एक हम लोग बिहेवियरल, ठीक है ना, यानी फंक्शनल, ठीक। तो ये 3 पक्ष लेते हुए हमारी एक अभिवृत्ति, हमारा एक मनोवैज्ञानिक पक्ष तैयार होता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ क्या है, आपका ज्ञान भी है, जानकारी भी है, ठीक, भाव भी है, इमोशंस भी है, ठीक। और यहाँ क्या है, तीसरा पक्ष आपका व्यवहार है, ठीक है ना, आपने कार्य कैसा किया, ये आधारित है, ठीक। ये सारी चीजें आप अपने में रखते हैं। आगे आइए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यह आपकी अभिवृत्ति है ना कि आपकी अभिरुचि। मतलब डिफरेंसेस है, देख लीजिए, एक स्टेटमेंट में ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। यह आपकी अभिवृत्ति है ना कि आपकी अभिरुचि जो आपकी ऊंचाई निर्धारित करती है, ठीक है ना। क्लियर, बात वही हुई, ठीक है ना। हाइट की यहाँ बात कर रही है, और किस हाइट की बात कर रही है, ठीक है ना। यहाँ उस हाइट की बात कर रही है जो सामाजिक रूप से आपकी वैल्यूज का निर्धारण कर रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ योर वैल्यूज, ठीक है ना। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि समाज में उन वैल्यूज से जिनसे आपकी हाइट बन रही है, वो आपकी क्या है, वो आपकी एटीट्यूड है, ना कि एप्टीट्यूड, ठीक है ना। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। अभिवृत्ति अभिरुचि को परिभाषित करते हुए दोनों में परिचय दीजिए, इसके बाद दोनों में तुलना कीजिए, फिर कुछ उदाहरणों के साथ दोनों के महत्व पर क्या कर दीजिए, प्रकाश, ठीक। सफल होने के लिए दोनों के महत्व पर संतुलित विचार देते हुए निष्कर्ष दे दीजिए। देखिए, अभिरुचि क्या है, सीखने और समझने, सीखना यानी लर्न करना, सीखना, ठीक है ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, की क्षमता की अंतर्निहित क्षमता को ही संदर्भित करता है। जबकि मनोवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति, घटना, विषय आदि के प्रति विचारों को संदर्भित करता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ विचार है, ठीक, वहाँ आपकी क्षमता, ठीक। आइए जान लेते हैं, दोनों अवधारणाएं यानी दोनों कंसेप्ट्स में मूलभूत अंतर निम्नलिखित है। पहला क्या है, अभिरुचि सीखने की क्षमता है, एप्टीट्यूड क्या है हमारा, वो सीखने की क्षमता है, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है ना। क्लियर। तो वहीं अभिवृत्ति सीखने की इच्छा है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, अभिरुचि कौशल सीखने की क्षमता को दिखाती है, अभिवृत्ति व्यक्ति के सीखने की इच्छा के बारे में बताती है, ठीक है ना, कि आप कितना सीख रहे हैं, आप कितने इच्छुक हैं सीखने के, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ क्या है, सीखने की क्षमता बताए, ठीक। भाई क्षमता ये है कि आपकी 2 पक्ष ले सकते हैं। पहला, ठीक, क्लियर। एक है कि आप क्या है, यहाँ जैसे एक उदाहरण में देखो, जैसे क्या है, एक 2 व्यक्ति हैं, एक गणित, दोनों सीख रहे हैं, एक गणित लगा लेता है, आप जब भी दे दो गणित क्या कर लेगा, लगा लेगा, ठीक है ना। क्लियर। इस वजह से वो प्रॉपर अभ्यास नहीं कर रहा है, ठीक। एक है जिसको गणित पूरी आती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा है तीव्रतम कि मैं गणित को क्या करूं, सीखूं, ठीक है ना। तो ये जो सीखने वाली चाह है, ये क्या कहलाएगी, ये अभिवृत्ति कहलाएगी। उसकी इच्छा है क्या, कि मैं गणित सीखूं। सफल दोनों बना रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि सफल क्या कर रहे हैं, दोनों बना रहे हैं। अभिवृत्ति भी आपको सफल बना रही है, अभिरुचि भी सफल बना रही है, लेकिन अंतर क्या है, एक है क्या, सीखने की काबिलियत, और एक है क्या, सीखने की इच्छा।
एक हमको आ रहा है गणित, जो सवाल 2 मिनट में सिखाइए मैं तुरंत सीख जाऊंगा, और एक क्या है, नहीं हम तो सीख के रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है अभिव्यक्ति व्यक्ति के चरित्र या गुणों से जुड़ी होती है, ठीक है ना। हमने कहा, क्या कहा, चरित्र, और जहाँ चरित्र की बात आती है, कैरेक्टर की बात आती है, वहाँ मोरल वैल्यूज की बात आती है, इथिकल वैल्यूज की बात आती है। किसकी बात आती है? इथिकल वैल्यूज, ठीक है ना, क्लियर। अर्थात यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं, जबकि अभिरुचि का संबंध किससे है? क्षमता से, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृत्ति का संबंध मनोविज्ञान से, जो सकारात्मक, नकारात्मक या उदासीन या उभयनिष्ठ दोनों हो सकता है, ठीक है ना। जैसे भाई आपका क्या है, आपका पशुओं के प्रति प्रेम है, तो ये सकारात्मक पक्ष है। आपका क्या है, आप बलि प्रथा को अधिक अच्छा मानते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? उभयनिष्ठ हो सकता है, मिठाई के प्रति, भाई मिठाई के प्रति आपका प्रेम ज्यादा है, सकारात्मक है, लेकिन वहीं कहीं ये भी एक आप में फैक्ट बैठा है कि मिठाई ज्यादा खा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, तो यहाँ उभयनिष्ठ भी है। यहाँ क्या है? उभयनिष्ठ भी है। तो मतलब हमारे दोनों पक्ष क्या है? मजबूत है, उभयनिष्ठ आ जा रहे हैं, ठीक। वहीं अभिरुचि का संबंध मानसिक एवं भौतिक दोनों से, ठीक है ना, क्लियर। आपने दिमाग लगाया कि हाँ भाई यहाँ केरल में बाढ़ आई है, हमको बाढ़ हटाना है, किसी भी सूरत में लोगों को क्या करना है? बचाना है। तो ये आपका कैसा पक्ष? मनोवैज्ञानिक पक्ष, ठीक है ना, क्लियर। कैसे हटाना है? आपने योजनाएं चलाई, इनिशिएटिव चलाए पहले की, तो दैट पर्टिकुलर इज कौन? भौतिक पक्ष। ये आपका क्या हुआ? भौतिक पक्ष। जो ट्रेनिंग आप सीख रहे हो, ठीक, वो क्या है? भौतिक पक्ष, ठीक, क्लियर। और सीखने की एबिलिटी जो आपके अंदर है वो मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो मतलब यहाँ क्या आ जा रहा है? यहाँ आपका मानसिक प्लस भौतिक दोनों ही पक्ष आ जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, किसी संगठन में अभिवृद्धि एवं अभिरुचि का महत्व। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सफलता में 99% भूमिका अभिवृद्धि की, ठीक है ना, और 1% अभिरुचि की होती है। अब जान लीजिए भाई, आप लोग भी IAS बनने वाले हो, PCS बनने वाले हो, ठीक है ना, विभिन्न एग्जाम्स में जानने वाले, आपके लिए तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या, विच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना, क्लियर। देख लीजिए, कुछ 99% किसकी भूमिका है? अभिवृद्धि। अभी वहां क्या दिया हुआ है? कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, ठीक। आगे आइए, 1% कौन है? एप्टीट्यूड है। 1% क्या है? एप्टीट्यूड, ठीक। शोधों के अनुसार, यानी रिसर्च के मुताबिक, उच्च कौशल युक्त व्यक्ति नियुक्त करना अत्यधिक महंगा पड़ सकता है। जाहिर सी बात, ठीक है ना। अगर उच्च कौशल का व्यक्ति होगा और उसे हम नियुक्त कर दिए तो काफी महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। क्यों? अभी आगे आइए, ठीक। यदि उसके पास सही अभिवृत्ति ना हो तो, अभिवृत्ति का मतलब क्या? हमने क्या बताया? मनोवैज्ञानिक पक्ष, नैतिकता, दैट वन इज रिलेटेड विद नैतिकता, ठीक है ना, मोरल वैल्यूज। यहाँ 3 पक्ष हैं, बिहेवियर, इमोशन प्लस नॉलेज। एबिलिटी आपकी किससे आ रही है? नॉलेज से, ठीक है ना। एबिलिटी में आपका केवल ज्ञान पक्ष मजबूत है। एबिलिटी में आपका कौन सा पक्ष मजबूत है? ज्ञान पक्ष मजबूत है। लेकिन अगर हम लोग अभिवृत्ति में आएंगे तो हमारे तीनों पक्ष मजबूत हैं। एक ज्ञान पक्ष, एक हमारा भाव पक्ष और एक हमारा व्यवहार। ये तीनों पक्ष ही हमारे क्या है? मजबूत। आगे दिया हुआ है, किसी संस्था के लिए सही अभिवृत्ति वाले व्यक्ति उनकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही अभिवृत्ति जिसका, ठीक है ना। अभिवृत्ति का मतलब क्या? भाव जिसका सही है, ठीक है ना। नेचर जिसका सही है, ठीक है। नॉलेज जिसका सही हो वो नहीं, ठीक है ना, क्लियर। आप ही हैं,
हर साल क्लास में टॉप करते हैं, बाहर जाकर के सबसे झगड़ा करते हैं। समाज वाले किसको पसंद है? टॉप करने वाले किसको पसंद करेंगे? झगड़ा करते। एक ऐसा साधारण व्यक्ति जो 100 लोगों की मदद कर रहा है, एक IAS जो किसी की भी मदद नहीं कर रहा है, अपना जेब भर रहा है, कौन अच्छा हुआ? एक IAS जो ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है अभिवृद्धि। ठीक, आगे आइए। अभिवृद्धि ही वह इंजन है, करिए है, ठीक, अभिवृद्धि ही वह इंजन है। ऐसा ना कर दीजिएगा कि मतलब जहाँ इंजन है जो व्यक्ति को किसी खास क्षमता, विकास अथवा कौशल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब अभिवृद्धि क्या करेगी? मतलब किसी खास क्षमता, विकास अथवा कौशल का उपयोग करने को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है ना, अभिवृद्धि न रहे तो क्या आप सीखना चाहेंगे? नहीं सीखना चाहेंगे। ठीक है ना, क्लियर? उदाहरण के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संगीत के लिए अभिरुचि है, ठीक, अभिरुचि का मतलब क्या भाई? सीखने की प्रवृत्ति, ठीक, लेकिन उसके हुनर को निखारने की इच्छा का अभाव नहीं, इच्छा का अभाव। इच्छा का अभाव का मतलब हम ये कह रहे हैं कि उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है का मतलब अभाव है इच्छा का, ठीक, तो वह अच्छा संगीतकार नहीं बन सकता है। जैसे अभी मैंने ये कहा कि एक को मैथ्स का अच्छा नॉलेज है लेकिन वो सीखना नहीं चाहता है, और एक क्या है, मैथ्स का अच्छा नॉलेज नहीं है लेकिन उसकी तीव्र इच्छा है। तो एक दर्शा रहा है अभिवृत्ति को और एक दर्शा रहा है क्या? अभिरुचि। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज जब मानसिकता सकारात्मक होती है तो हर स्तर पर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, रचनात्मकता, ठीक है ना, और जुड़ाव में सुधार होता है। अब जानिए क्या है सफल या संतुलन, इन दोनों का ही मेल है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है ना, सिविल सेवक के लिए अभिवृत्ति और अभिरुचि। एक सिविल सेवक के लिए दोनों गुण महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा की संवेदनशीलता के लिए दोनों का एक साथ होना क्या है? आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि अगर उसमें अभिवृत्ति है तो अगर किसी की मदद नहीं मिल रही है तो भी वो मदद करेगा, ये भी गुण होना आवश्यक है। और अगर उसको मदद मिल रही है तो अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हुए नए नए इनोवेशंस ले आकर के नए नए इनिशिएटिव्स ले सकता है, ये भी होना क्या है? आवश्यक है। उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो अभिवृद्धि और अभिरुचि दोनों का होना क्या है? आवश्यक है सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक, आगे आइए। एक सिविल सेवक में अपना कार्य करने के लिए न केवल अभिरुचि का होना आवश्यक है बल्कि साथ ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए क्या है? ठीक, जैसे मान लीजिए दिया है कि भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सिविल सेवक की अभिवृद्धि महिला सशक्तिकरण वाली हो। साथ ही, ठीक है ना, थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है ना, अभिवृद्धि और विश्वास क्या है? यानी जैसे वर्षेल के अनुसार वस्तुओं या विचारों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। ठीक, तो वही अभिवृद्धि किसी वस्तु या घटना आदि के संबंध में व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है ना, क्लियर? जानिए, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ वस्तुओं या विचारों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? विश्वास कहलाता है।
आपका एक्सप्रेशन दर्शा देता है कि किसका कितना विश्वास है किसके प्रति, ठीक है ना, क्लियर। और अभिवृत्ति क्या है भाई? अभिवृत्ति हमारा हर चीज है, उसमें बिहेवियर भी दर्शाएगा, ज्ञान भी दर्शाएगा, भाव भी दर्शाएगा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है, दोनों में समानता आ जाएगी। अभिवृत्ति की तरह विश्वास भी क्या है, टिकाऊ है, अस्थायी बने जाते हैं लगभग, ठीक है ना, आसानी से न जाने वाले। किसी पे विश्वास हो गया तो अटूट विश्वास हो, कहा भी जाता है विश्वास के साथ अटूट आता है, अटूट विश्वास, ठीक है ना, क्लियर। और टूटने वाला भी विश्वास होता है, ठीक, क्लियर। आप उनकी तरफ देख रहे हैं, लग रहा परिवार की परिचित है, काहे टूट रहा है विश्वास, ठीक। आइए आगे आइए। दूसरा हमारा है अभिवृत्ति के समान विश्वास में भी व्यवहारात्मक संगठन पाया जाता है, यानी बिहेवियरल, तीसरा वाला फंक्शनल जिसको हम लोग कह रहे हैं। एक कंपोनेंट हमारा ये वाला है। आगे आइए, अभिवृत्ति के समान विश्वास में भी संज्ञानात्मक घटक पाया जाता है, ठीक है ना। बस विश्वास में आपका इमोशन वाला पक्ष क्या होता है, गायब, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक संगठन के साथ भावनात्मक भी है, ठीक है ना, भावनात्मक भी उपलब्ध है, जबकि विश्वास में यह संगठन नहीं होता है, ठीक। भावनात्मक क्या है, मैंने बताया नहीं है, मतलब दो है आपके, कौन कौन से, एक हमारा संज्ञानात्मक, एक हमारा बिहेवियर वाला, ये नहीं। आगे आइए, विश्वास मुख्यतः अभिवृत्ति का अंश मात्र है, अतः प्रत्येक अभिवृत्ति में विश्वास शामिल होता है, परंतु प्रत्येक विश्वास में अभिवृत्ति नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग जितना भी है ये विश्वास और उसमें पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं पढ़े थे, ठीक। आगे आ जाते हैं। आगे देखिए कि विश्वास की अपेक्षा अभिवृत्ति में, अभिवृत्ति दिशात्मक होती है, प्रायः यह सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, लेकिन विश्वास में यह गुण नहीं होता है दिशा वाला कि सकारात्मक होगा विश्वास की नकारात्मक विश्वास, विश्वास है तो है, ठीक है ना। और मेनली किसके लिए होती है, सकारात्मकता ही होती है विश्वास, नकारात्मकता से विश्वास नहीं बनता है। किसी के लिए आप नकारात्मक हो जाइए और चाह लीजिए कि विश्वास बन जाए तो होगा, नहीं होगा, उसके लिए केवल एक ही दिशा है, कौन, सकारात्मकता। जितने किसी के लिए सकारात्मक होंगे उतना ही विश्वास दृढ़ हो, मानते हैं कि नहीं, ठीक भाई। सकारात्मक हो जाए कि भाई जल ही जीवन है, ठीक है ना, नहीं कुछ लोग मान लिए खाना भी जीवन है, ठीक है ना, तो ओवरऑल क्या, ठीक। हाँ आगे आ जाइए। विश्वास की अपेक्षा अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष अधिक सबल होता है, ठीक। विश्वास में भाव पक्ष की उपस्थिति के कारण व्यवहार या कार्य करने की तीव्र बाध्यता नहीं होती, जबकि अभिवृत्ति में भाव पक्ष की प्रधानता के कारण व्यवहार करने की तीव्र बाध्यता होती है। जाहिर सी बात है, ठीक है ना, विश्वास हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ है भाव पक्ष की अनुपस्थिति के कारण व्यवहार या कार्य करने की तीव्रता नहीं होती। भाई विश्वास में भाव है ही नहीं, लेकिन अभी अभिवृत्ति हो और किसी के लिए भाव आ जाए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, मतलब जो नहीं करना वो भी कर जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो वही क्या है कि व्यवहार करने की तीव्र बाध्यता आ जाती है, ठीक है ना, तीव्र बाध्यता आ जाती है। आगे देखिए, अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्य क्षेत्र अधिक सीमित है, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका विश्वास है तो आपकी संस्कृति, विश्वास, शिक्षा, अनुभव, मार्गदर्शन इस सब पे आधारित रहता है, ठीक। चलिए इनको देख लीजिएगा, बहुत वो नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ये पढ़ रहे थे नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है ना, नैतिक अभिवृत्ति, ठीक। हमने बताया था कि अभिवृत्तियों के कई टाइप्स हैं, जैसे नैतिक हो गया, राजनैतिक हो गया, ठीक है ना, ये सारी अभिवृत्तियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जिनके प्रश्न आए हैं उन्हें हम लोग देखेंगे।
नैतिक अभिवृत्तियां क्या है? नैतिक प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। यहाँ प्रवृत्तियों के नैतिक होने का अर्थ किसी व्यक्ति के बारे में नैतिक निर्णय लेना, ठीक है ना, तथा मूल्यांकन करना कि क्या अनुचित है क्या उचित है, ठीक है ना, इवैल्यूएशन करना कि भाई इनके लिए क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा, ठीक है ना। जैसे आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हर चीज डिफाइन है, ठीक। आपको सच बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है। आपको मारपीट करना है कि नहीं करना है? ठीक। तो मूल्यांकन ये करना कि क्या उचित क्या अनुचित, यही नैतिक है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? नैतिक अभिवृत्ति कह रहे हैं, ठीक। आगे आइए। अच्छाई, पवित्रता, सत्यवादिता, विनम्रता, ठीक, आदि नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। जब इनको स्मरण रखते हुए या इनको आधार बनाकर अभिवृत्ति का निर्माण होता है तो वे नैतिक अभिवृत्ति में बदल जाते हैं, ठीक है ना। इनको आधार बनाना है, ठीक है ना। आगे आइए। उदाहरण के लिए हॉकी, अब जैसे हॉकी के लिए अभिवृत्ति कहीं ना आवे कि हॉकी लेकर के, ठीक, तो वो कहीं अभिवृत्ति हुई नहीं हुई, ठीक। हॉकी के प्रति लोगों की अभिवृत्ति का नैतिकता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षकों के प्रति लोगों की अभिवृत्ति नैतिक विश्वास में निहित है, ऐसी बात है, ठीक। शिक्षा, परिवार, समाज, धर्म, जाति, रोल मॉडल आदि नैतिक प्रतिबद्धता के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई शिक्षा है, जो व्यक्ति शिक्षित है वही नैतिक माना जा रहा है। हमारे समाज की ऐसी ही बात है, ठीक, क्लियर। परिवार, जाहिर सी बात है कि आपकी प्राइमरी पाठशाला ही क्या होती है? परिवार होती है, कहा गया है, ठीक है ना, क्लियर। समाज, समाज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या चीज नैतिक है क्या नैतिक है, ठीक है ना। आगे आइए। धर्म, जाति, ये सब की भी अभिवृत्ति बनती है, ठीक है ना। हमारा समाज कैसा है उसी तरह की अभिवृत्ति तैयार होती है, तो ये नैतिक हो गया। रोल मॉडल, ठीक है ना, कोई भी आपके रोल मॉडल हो गए, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उनके प्रति अभिवृत्ति तैयार हो जाएगी, वो भी नैतिक है, ठीक। आगे दिया हुआ है कि टीवी, समाचार पत्र जैसे मास मीडिया, सोशल मीडिया आदि से भी नैतिक अभिवृत्तियों पर क्या पड़ता है? प्रभाव। जाहिर सी बात है आजकल दुनिया भर का चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी नैतिक अभिवृत्तियों को क्या कर रहे हैं? प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे कई लोगों को ऑर्थोडॉक्स बना दे रहे हैं, रूढ़िवादी बनाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे ही सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहा है, क्या ऐसा है कि ये पत्ता लीजिए, 4 बार रगड़ लीजिए हाथ पे, आपकी सफलता का द्वार खुल जाएगा। 5 इसी तरह के वीडियो, अच्छा जिस तरह का वीडियो आप देख रहे हो एआई क्या कर रहा है, उसी तरह के वीडियोस भी आपको क्या करता जा रहा है? बनाता जा रहा है, ठीक। सोशल मीडिया पर आपको भेज दिया क्या, ये तस्वीर 10 लोगों को शेयर करो और देखो कि आप के करियर में जबरदस्त उछाल आ रहा है। अब वो न चाह के भी क्या कर रहा है? 10 लोगों को शेयर कर रहा है, क्या उससे प्रभाव पड़ रहा है? 10 लोगों पे तो वो नहीं, लेकिन नैतिकता पे प्रभाव आ रहा है। वो कहीं ना कहीं अभिवृत्ति उसकी क्या हो रही है? बदल रही है। पहले उसकी अभिवृत्ति किस पे थी? सफलता कर्म पर आधारित है। अब क्या है? सोशल मीडिया पर आधारित है कि भाई शेयरिंग पर आधारित हो गया है, तो ये मास मीडिया पर है, ठीक, क्लियर। मास मीडिया का मतलब ये कि भाई मास मीडिया सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। जैसे मास का मतलब क्या होता है? समूह। मास का मतलब क्या है? समूह। जैसे कोई भी काम मास में किया जाए, ग्रुप में किया जाए,
वो मास मीडिया, सोशल मीडिया, वही ठीक है ना, क्लियर। आदि से भी नैतिक अभिवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? देखिए कोई भी चीज उदाहरण द्वारा समझे रहेंगे, चीजें समझ में आएंगी। ठीक, आगे आइए। सोशल मीडिया का आह्वान आसान पहुंच ने इसके उपयोग को दो धारी तलवार बना दिया। ठीक, यह लोगों और समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों डालता है। इस माध्यम से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की सूचनाएं बहुत आसानी से फैलाई जा सकती हैं। सूचनाओं की प्रकृति के अनुसार ही समाज पर उनका क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, क्लियर। आइए आगे, जैसे क्या है सोशल मीडिया, गलत सूचनाएं, नकारात्मकता आएगी। ठीक, सोशल मीडिया सही सूचनाएं, सकारात्मकता आएगी। इन दोनों से नैतिक अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे अनुचित नकारात्मकता से और सकारात्मकता से उचित प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। ये आप डिफाइन कर दिए। अगला आइए, अगर सूचना या मूल्य तथा नैतिकता की तरह अच्छी चीजों के बारे में है तो यह सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और लोगों एवं समाज में मजबूत नैतिक अभिवृत्ति का निर्माण करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हैदराबाद पशु चिकित्सक बलात्कार मामले में लोगों को जुटाने और महिलाओं के मुद्दे के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा निर्भया केस उस समय सोशल मीडिया ही था जिसने क्या कर दिया, पूरा फैला, पूरा देश क्या हो गया, एकजुट हो गया। ठीक है ना, क्लियर। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या है, सोशल मीडिया का प्रभाव आ रहा है, सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। ठीक है ना, जहां लोगों की स्थिति दुर्बल से सबल करने की आवश्यकता है, उन जगहों पे सकारात्मक प्रभाव आए भी हैं, लेकिन कई जगहों पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। ठीक है ना, जैसे अगर जानकारी धार्मिक उग्रवाद, अश्लीलता, पोर्न वीडियोस आदि की तरह गलत है तो उससे व्यक्ति की नैतिक अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक। ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए ISIS द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग संगठन में युवाओं की भर्ती धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद और अन्य धर्मों के प्रति नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अश्लीलता परोसी जा रही है। यह युवाओं के, ठीक है ना, चलिए यही है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है ना, नैतिक अभिवृत्ति देखें उस दिन में, देखिए इसमें समझने के लिए जो भी है, मैंने आप लोगों को एक और नोट्स दे रखा है पूरा, जिसमें सामाजिक अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिवृत्ति और नैतिक अभिवृत्ति, इनके अलावा नौकरशाही अभिवृत्ति। ठीक है ना, क्लियर। तो जितने भी अभिवृत्तियां इस तरह की हैं वो सारी अभिवृत्तियों के बारे में डिटेल दे रखा है। ये सब केवल और केवल क्या है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में है, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। बाकी आप लोग सब पढ़े हुए, ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो नहीं पढ़ाई है। आगे, राजनीतिक अभिवृत्ति या राजनीतिक मनोवृत्ति का आशय राजनीति के बारे में सज्ञान, भावना व क्रियात्मक पहलू का होना है। हमने बताया कि अभिवृत्ति के 3 पक्ष, ज्ञान, भाव और व्यवहार, वो तीनों पक्ष क्या है, होना चाहिए इसमें राजनीति के बारे में, तभी आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति तैयार। ठीक है ना, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था जैसे लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था, ठीक है ना, और फिर उसके बाद चुनावी व्यवस्था, ठीक, राजनीतिक विचारधाराएं जैसे वामपंथ, उदारवादी, ठीक है ना, क्लियर, आदि के प्रति मनोवृत्ति राजनीतिक मनोवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर। जानिए
जैसे राजनीतिक मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे वामपंथी है, ठीक है ना, समाजवादी है, ठीक है ना, और साम्यवादी है, जितने भी हैं, मार्क्सवादी हैं, ठीक है ना। तो ये जितने वाद हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये जितने वाद हैं वो क्या है, एक राजनीतिक पहलू है, ठीक, जिनके बारे में आपकी एक अभिवृत्ति तैयार हुई। पहला उनकी जानकारी के आधार पर, उनके भाव के आधार पर, और कैसा समाज में असर है, व्यवहार क्रिया है, उस सब के आधार पर तैयार हुई, ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक जो है राजनीतिक मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आपको बस ये आना चाहिए कि भाई आंसर हम लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट द आंसर, और उनमें डालेंगे क्या, ठीक है ना, क्लियर। ये पता चल गया कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ लिखना है, ठीक, और ये पक्ष डालने हैं, तो हम लोगों का उत्तर लेखन भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। कारक कौन कौन से हैं जानिए। पहला है हमारा परिवार। परिवार के मूल्य जो है वो राजनीतिक अभिवृत्ति को बनाते हैं, ठीक है ना। विचारधाराएं परिवार की और मान्यताएं आदि का प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, खासकर बच्चों पर। परिवार में नीति निर्माण मुखिया द्वारा, घरेलू कार्य प्रबंधन माँ द्वारा ग्रहण कर बच्चा राजनीतिक मनोवृत्ति विकसित करता है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, ठीक। भाई नीति निर्माण अगर किसी भी चीज को, जैसे परिवार में जब परिवार चलता है तो तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, ठीक है ना, क्लियर, और किस तरह से उस मुसीबत को टैकल कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, किस तरह से उन परिस्थितियों से आदमी लड़ रहा है, ठीक है ना, वो अपने अनुकूल परिस्थितियों को तैयार कर रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, ठीक है ना, अपने अनुकूल बना रहा है, ये सब परिवार से सीखता है, ठीक है ना, क्लियर। माँ से घरेलू कार्य प्रबंधन, भी भाई कितना आटा चाहिए, कितना दाल चाहिए, ठीक है ना, कितने कम खर्चे में घर चल जाए, ये सब घरेलू कार्य प्रबंधन है, ये परिवार से सीखता है। और ये एक नीति निर्माता को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। राजनीतिक परिदृश्य इससे कहीं भी अछूता नहीं है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारक हो गया, फैक्टर हो गया। अगला है धर्म। किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने वाला राजनीतिक दल को समर्थन, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति की पंथ निरपेक्ष राजनीतिक मनोवृत्ति आदि, ठीक है ना। जैसे अगर कोई धर्म को लेकर के चल रहा है, ठीक है ना, तो किसी पार्टी विशेष पे ही इधर उधर वो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, धार्मिक सहिष्णु है, तो जाहिर सी बात है सभी धर्मों को लेकर के चलने वाला जो नीति निर्माण करेगा भविष्य में, वो कैसा करेगा, सभी धर्मों के लिए क्या रहे, सद्भाव रहे, ठीक है ना, निरपेक्ष रहे, किसी के पक्ष में न रहे, पक्षपात पूर्ण रवैया न रहे, ठीक है ना, ऐसा कुछ नीति का निर्माण होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा भाई, हमारा पारस्परिक संबंध बनेगा सही, ठीक है ना, लोगों में सद्भाव की भावना रहेगी, ठीक है ना, क्लियर, सांप्रदायिकता पे कंट्रोल रहेगा, मानते हैं कि नहीं इन चीजों, ठीक। आगे आइए, आयु पे आइए। वृद्ध व्यक्ति युवा व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले के लोग क्या थे, परंपराओं पर आधारित होते, परंपराओं को मानते थे, मान्यताओं को मानते थे, ठीक है ना, अपनी आस्थाओं पे ही दृढ़ रखते थे। जो उनकी आस्थाएं प्रबल हो गई तो उन्हीं पर वो क्या है, दृढ़, वो बदलने पर नहीं, ठीक है ना, क्लियर। उसी पर एक कहावत है, लकीर का फकीर, ठीक है ना, लकीर का फकीर होता है, दैट पर्टिकुलर इज ऑन ऑर्थोडॉक्स नेचर, ठीक। अब इसमें क्या है कि नए में क्या है, वो
समाज देख रहा है, इनोवेटिव तरीका देख रहा है, ठीक है ना, क्लियर। बाहरी दुनिया देख रहा है कि हाँ यार यहाँ भी तो लोग हैं, यहाँ दूसरे देश में अगर आप चले जाएं तो वहाँ धर्म को लेकर इतना वो नहीं है, जाति पात को लेकर इतना वो नहीं है कलह, ठीक है ना, परिवारवाद को लेकर के इतना कलह नहीं है, अन्य चीज़ों को लेकर के इतना कलह, मतलब यहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये पुराने तरीके हैं, नए तरीके नहीं है। तो वही चीज़ कहा है कि वृद्ध व्यक्ति युवा व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होते हैं और वे राजनीतिक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वो क्या करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र में विश्वास। वही युवा रूढ़िवादिता से दूर होकर के आर्थिक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया हमारा देश धार्मिक न कहला करके क्या कहलाए, आर्थिक संपन्न। आर्थिक संपन्न, जिन देशों में आर्थिक संपन्नता है उन देशों में धार्मिक कट्टरपन नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है ना। उन देशों में सांप्रदायिकता नहीं है जिन देशों में आर्थिक संपन्नता है, ठीक, क्लियर। आप किसी भी देश को उठाकर देख लें, ठीक है ना। आप चले जाए हैप्पीनेस इंडेक्स जहाँ का अधिक है, फिनलैंड, ठीक, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख इनका झगड़ा है, कुछ नहीं है। यहाँ रोज आए दिन है, तो कट्टरपन है ये, ठीक है ना। अपने धर्म विशेष को लेकर के हर कोई प्रबल है, ठीक। तो यहाँ क्या है, जब तक लोकतांत्रिक विश्वास रहेगा, ये राजनीतिक लोकतंत्र में विश्वास रहेगा, तब तक आर्थिक लोकतंत्र क्या प्रबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये भी हमारा, ये भी डिपेंड करता है किस पर, आयु पर। पुराने लोग जितने हैं वो उन पर क्या करते हैं, राजनीतिक पे विश्वास ज्यादा करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र पे, ना कि आर्थिक पर, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे पुराना व्यक्ति है, एक पुराने व्यक्ति को रख दिया जाए, एक नए व्यक्ति को रख दिया जाए, ठीक। पुराने व्यक्ति ने क्या किया है कि बहुत सारी जमीनें सजोई और एक बड़ा फार्म हाउस एकदम अपने उसमें कमा करके रखा हुआ है जमीन, ठीक। नया आया, उसने क्या थोड़ा सा इनोवेटिव सोचा, क्या कि इसे बेच करके यहाँ ये हम कर दें, यहाँ ये कर दें, 2 का क्या करें, 8 करें। लेकिन ऑर्थोडॉक्स नेचर उसको डेवलपमेंट से क्या कर रहा है, रोक रहा है, वो केवल संगोने के फेवर में, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नेचर आया। आगे आइए, युवा अधिक प्रगतिशील होते हैं, वही बात मैंने जो समझाया, ठीक है ना। तथा वे परिवर्तन में विश्वास रखते हैं कि एक ही पुराने ढर्रे पे आ गए हैं, एक ही पुराने, मान लीजिए कि कोई आपका उद्योग धंधा चला रहा है, कृषि, ठीक, पिता भी आपके चाह रहे हैं आप कृषि में ही आओ, आप थोड़ा इनोवेटिव होना चाह रहे हैं, आप पलायित होकर के शहर में जाना चाह रहे हो, शिक्षा लेकर के कुछ इनोवेटिव करना चाह रहे हो, ठीक। लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई हमारी इतनी बड़ी पूंजी है, खेती है, इसको संभालेगा कौन, ठीक। इतने दिन की प्रधानी चली आ रही है, वो प्रधानी क्या होगी, चली जाएगी, ठीक। तो ये क्या है कि युवा अधिक क्या है, प्रगतिशील होते, तो आयु का भी इफेक्ट पड़ता है। आगे यहाँ दिए हुए राजनीतिक अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। एक शिक्षा, शिक्षा आप लोग जान ही रहे, अशिक्षित व्यक्ति हमेशा गर्त में ले जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। मीडिया, मीडिया के सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं, ठीक है ना। राजनीति चमका भी सकती है और राजनीति बिगाड़ भी सकती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, लिंग, महिला है, पुरुष है, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखिए, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु, परिवार, निवास क्षेत्र, ये सब अब देख लेते हैं बाकी सब। आर्थिक स्थिति में क्या है, गरीब वर्ग कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा की ओर अधिक झुके हुए थे, ठीक है ना, क्लियर। वे उन राजनीतिक दलों को मत देते हैं जो उन्हें भोजन, ठीक है ना, जैसे इस समय मिल रहा है, ठीक, उर्वरक,
उर्वरक नहीं मिल रहा है तो सब्सिडी मिल जाए। ठीक, आज पर वही चीज है। आगे आइए, निवास क्षेत्र आ जाए। स्थानीय युवा बेरोजगार उस राजनीतिक दल को समर्थन दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? जो उनके क्षेत्रों में बसे प्रवासियों के खिलाफ कोई कानून बनाने का वायदा करे। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्षेत्र विशेष था, उसमें पिछले दशक से कुछ अन्य प्रजातियों का वास होने लगा है, जो आपके निजी स्वार्थों में भी क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, मतभेद आएगा। मनभेद तो था ही, मतभेद भी होगा, पक्का होगा। ठीक, आप नहीं चाहोगे तो जाहिर सी बात है ऐसी सरकार को ही ले आना चाहोगे जो उसके अनफेवर में है, जो उसे हटा दे। ठीक है ना, तो पार्टी भी आपके निवास मतलब क्षेत्रवाद को जो समर्थन दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज है। ठीक, आगे आइए। या जैसे मान लीजिए यहीं का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, बस्ती का। ठीक, तो एक मुख्यमंत्री बन रहा है कहाँ का, लखनऊ। आप अपने क्षेत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, तो कहाँ को समर्थन जाता है, बस्ती वाले। ठीक, यही चीज है। लिंग है, महिला उदारवादी विचारधारा की ओर अधिक रुचि होगी, बात सही है। ठीक है ना, क्लियर? अगला ये शिक्षा, लेकिन यहाँ सभी के लिए नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? लेकिन यहाँ क्या है, अधिक लगा दिया है, सभी नहीं लगाया। ठीक है ना, हाँ। आगे आइए, शिक्षा पे आइए। स्कूल पाठ्यक्रम की भूमिका राजनीतिक मनोवृत्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक, क्लियर? कहा है स्कूल पाठ्यक्रम की भूमिका राजनीतिक मनोवृत्ति विकसित करने में। उदाहरण के लिए एक चीनी व्यक्ति की यह सोच हो सकती है कि वो भारतीय लोकतंत्र में एक उबाऊ प्रक्रिया है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया राजनीतिक मनोवृत्ति तैयार करती है, ये सबको पता है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये सब जो है, ये सब राजनीतिक मनोवृत्ति क्या कर रही है, तैयार कर रही है। आगे नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ है, ये भी राजनीतिक मनोवृत्ति से है। ठीक है ना, राजनीतिक मनोवृत्ति से रिलेटेड है, जान लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक अच्छे नेता के गुण बताइए। ठीक है ना, ये राजनीतिक अभिवृत्ति से आपको प्रभावित करने वाले नेता के गुणों को बताते हुए उत्तर दीजिए। ठीक भाई, कोई एक अच्छा नेता हो उसका गुण बताइए, और ये बताइए कि कौन नेता आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, तो उसके गुण बताइए। ठीक, आइए दे दिया है, अब यहाँ दे दिया है किसके बारे में, आप अम्बेडकर जी के बारे में दे सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में दे सकते हो, बराक ओबामा के बारे में दे सकते हो। ठीक है, उनकी किताब है व्हाट इज सिटी ऑफ होप। ठीक है ना, फिर नेल्सन मंडेला के बारे में आप दे सकते हो, गांधीवादी दक्षिण अफ्रीका के नेता। ठीक, आदि के गुणों का उपयोग करते हुए दिया जा सकता है। आइए, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो नेता का मतलब है जो नेतृत्व प्रदान करे। ठीक है ना, लीडर वही है जिसके में लीडरशिप हो। ठीक है ना, नेतृत्व क्षमता। ठीक है ना, क्लियर? राजनेता लोगों के लिए उस शिक्षक की तरह होता है, ठीक, जो समाज की बुराइयों को समाप्त करने में उसे सही रास्ते पर ले जाए। ठीक, आगे आइए, एक अच्छे नेता में गुण कौन कौन है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, क्लियर? निर्भयता व साहस। ठीक, क्लियर? और धैर्य, पेशेंस। ठीक है ना, उदार व्यक्तित्व। ठीक, लिबरल हो, ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो, दूरदर्शिता हो। ठीक है ना, और क्या हो? ईमानदारी। ठीक, जानिए, करुणा, दया भाव। ठीक, और परोपकार की भावना हो, और सहिष्णुता हो। ठीक है ना, धार्मिक सहिष्णुता कई तरह की होती है, धार्मिक सहिष्णुता,
ठीक है ना, कई तरह की। आगे आइए, बहुमत हमेशा सही नहीं हो सकता, या कभी कभी अल्पसंख्यकों की स्वस्थ आवाज को भी दबा सकता है, लेकिन एक अच्छा नेता बहुमत की उपेक्षा करते हुए उचित निर्णय लेता है। ठीक, जैसे क्या है कि बहुमत में आप आ गए, ठीक है ना, आप बहुमत में आ गए तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप अच्छे नेता ही, ठीक है ना। जैसे अभी इस बार का वोटिंग रिजल्ट देख लीजिए, क्या है क्या नहीं, लेकिन रिजल्ट यही बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या होगी, नीचे आ गई। ठीक, गांधीवादी विचारों के साथ अन्ना हजारे के समर्थन के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्या किया, शुरू किया। ठीक, दोनों में अंतर है। आम आदमी पार्टी आई है यहाँ, ये क्या है, बहुमत। पार्टी जो तैयार हुई है वो किससे हुई है, बहुमत से। लेकिन वहीं अन्ना हजारे के एग्जाम्पल को देखिए तो वो क्या था, वो सारे व्यक्तित्व वाले गुण थे, लेकिन उच्च व्यक्तित्व वाले गुण, ठीक है ना। वो भी तो गांधीवादी नेता है, क्या है, नेता है। ठीक, जिनकी बात से लोग इकट्ठे हो गए, एक हुजूम पूरा इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, मानते हैं कि नहीं इस बात। ठीक, तो बात वही एक है कि बहुमत हमेशा सही नहीं हो सकता है कि जिसपे अधिक लोगों का मत हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये कहा है कि एक अच्छा नेता बहुमत की उपेक्षा करते हुए, ठीक, उचित निर्णय लेता है, ठीक है ना। एक अच्छा नेता कौन कौन से गुण, वही आत्मविश्वास, सहिष्णुता, दया, करुणा, ईमानदारी, ऊर्जावान, दूरदर्शिता, उदार व्यक्तित्व, धैर्य, साहस, निर्भयता, आत्मविश्वास। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि इस पेपर को इतना आसान मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जब इम्तहान में प्रश्न आता है कि एक अच्छे नेता के गुण लिखिए, तो 2 से 3 गुण याद आते हैं या चौथा याद आता है, उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां याद करने में सारा समय दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का समय भी चला जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस और एक खर्रा बनाए रखिए, ठीक है ना, छोटे में, जिसे आप आखिरी समय में देख सकें। ये नहीं कि किताब लेकर के, कई लोगों को मैंने देखा है लेक्सिकन की किताब लेकर के बैठते हैं। क्या लेक्सिकन की किताब आप आखिरी समय में पलट लेंगे? नहीं पलट पाएंगे। क्या करेंगे? उसको कंसाइज फॉर्म में क्वेश्चन वाइज कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आते हैं, उन्हीं के आधार पर अपना एक शॉर्ट नोट बना लिया, ठीक है ना। अब जैसे राजनीतिक अभिवृत्ति मैंने बताया, तो राजनीतिक अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं? राजनीतिक अभिवृत्ति में नेता है तो नेता के गुण क्या क्या होंगे, यही तो प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा क्या बनेंगे? तो आपने उसी के आधार पर क्या कर लिया, अपने उत्तर को तैयार कर लिया और उसी को बार बार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को आसान मत मानिएगा। सबको पता है कि एक सिविल सेवक में क्या क्या गुण होने चाहिए, लेकिन अभी किसी से भी कहिए कि भैया जरा 5 गुण 10 गुण बता दो, अब जाते जाते 3 गुण 4 गुण 5 गुण, उसके बाद वो बनावटी गुण बताना शुरू करेगा और सब्जेक्ट से इतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट में रहते हुए उन टर्म्स को उपयोग में ले आना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे। दिया हुआ है, विश्व में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें समाज व राष्ट्र को एक निश्चित दिशा प्रदान की है। हम कह सकते हैं कि हम सभी इन गुणों से धनी थे ये सब। जैसे उदाहरण के लिए हम गांधी जी को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, साहस, धैर्य, साहस और धैर्य क्या था, एक गुण था, ठीक। परिचय देते हुए सत्य और अहिंसा ये नैतिक मूल्य, ठीक, के मार्ग पर क्या रहे, डटे रहे, ठीक। इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक, के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे आत्मविश्वास और निर्भयता,
आया, ठीक। उसके बाद तात्कालिक रूढ़िवादी समाज में छुआछूत और जाति पाति। भाई रूढ़िवादी समाज उस समय था क्या कि मंदिरों में अछूतों का प्रवेश ना हो, ठीक है ना, छुआछूत मान रहे थे, ठीक है ना, ये निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, ठीक। उन जहां वो बैठे रहते थे उन जगह वो भोजन नहीं कर सकते थे, वहां वो बैठ नहीं सकते थे। जिन कुओं से वो स्नान करते थे, पानी निकालते थे, उन कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये सब भेदभाव था, ठीक है ना। तो इस भेदभाव को क्या किया गया,